हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ द एपिसोड 6 ऑफ द आर्टिस्ट पॉडकास्ट एंड आज के गेस्ट हमारे हैं रेयांश राहुल सर। रेयांश राहुल सर के साथ मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ थ्रू सोशल मीडिया एंड मेरा हमेशा से था कि उनके साथ ही मैं अपनी फ़र्स्ट पॉडकास्ट करूँ, बट उनके कोर्सेज़ एंड उसमें वो थोड़ा सा बिजी थे कि उस टाइम नहीं निकाल पाए। सो फाइनली हमारी पॉडकास्ट है 6th पॉडकास्ट विद रेयांश राहुल सर एंड प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। ओके एंड आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड अगर आप इस पॉडकास्ट में से 10% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट फॉर यू। एंड ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स रेयांश राहुल सर के एंड मेरे सब कुछ सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। ऑलराइट, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली प्लीज़ कनेक्ट करिए उनके साथ भी लर्निंग के लिए। एंड उनकी ड्राइंग मास्टरी उन्होंने कोर्स भी स्टार्ट करा है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा उनकी वेबसाइट का, सो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। हेलो रेयांश राहुल सर, वेलकम टू आर्टिस्ट पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me here. थैंक यू सर। मेरा मन था कि मैं आपसे ही स्टार्ट करूं, बट उस टाइम आप थोड़े से बिजी थे क्योंकि जो मेरा Yeah. पहला इंटरव्यू मतलब यूट्यूब पे जो भी था जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ था वो पहला आपके साथ ही था। सो वो एक कनेक्शन था Okay. पहले से ही एंड वैसे भी हम थोड़ी सी बात होती ही रहती है। सो थैंक यू सो मच सर। Hmm. फाइनली आपके साथ टाइम मिला। Right. यस। सो हम सब बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि आपने बता ही दिया, मेरा नाम रियांश राहुल है एंड करेंटली मैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी। एंड इसके अलावा पास में मैंने एक अपनी ऑफलाइन एकेडमी स्टार्ट की थी, अरेना आर्ट एकेडमी। उसको काफ़ी हद तक मैंने ग्रो किया था। और उससे पहले मैं एक कंपनी के साथ एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में मैंने काम करता था, मैं पोर्ट्रेट फ्लिप के साथ। तो अभी भी उनके साथ कनेक्शन है एंड वो काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है। एंड करीब 6 सालों से मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। शुरुआत मैंने छोटों से की थी, फिर धीरे धीरे बड़ों को, और जो प्रोफेशनली भी इस फील्ड में जा रहे हैं फिर उनको भी मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। इसके अलावा एक जो सबसे अच्छा मोमेंट रहा है मेरी लाइफ का वो ये कि सुतार सर के साथ मुझे अवार्ड मिला था, सुतार सर के हाथों। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। सुतार सर जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था। एंड यही है कुछ मेरे बारे में छोटा सा इंट्रो। यस सर। आपका जो आर्टिस्टिक करियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ था? बिकॉज आपने मतलब स्टार्टिंग में आप बीकॉम कर रहे थे एंड उसके बाद आपने आर्ट की हम्म। तरफ टर्न करा, सो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टार्ट तो मैंने किया 12th के बाद ही मैं सीरियस हुआ था। 12th तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं आर्ट में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उस समय मैं पूरा आर्ट 2 साल की छूट भी गया था, तो 12th में बहुत ज़्यादा मैं फोकस था पढ़ाई में। लेकिन 12th के बाद फिर मुझे मैं सीए करने लगा था। बीकॉम से पहले मैंने सीए में एडमिशन ले लिया था। तो सीए कर रहा था तो फिर से वही चीज़ आ रही थी, मतलब जब 12th में मैंने अकाउंट्स वगैरह बहुत पढ़ा था तो फिर वही चीज़ आ रही थी, तो पता नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। लेकिन जैसा कि इंडिया में होता है कि डिग्री लो, इसमें ये करो, तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। तो घर वालों ने, मैं इनफैक्ट जो मेरी टेंथ टेंथ क्लास तक मेरी एक प्रिंसिपल मैम थी, वो काफ़ी सीनियर है, मतलब उनसे वो ग्रैंड पेरेंट की तरह मतलब वो ट्रीट करती थी मेरे को। तो उनसे भी जब मैं मिलने गया था तो वो भी मेरे माइंड में एक चीज़ डाल देती कि डिग्री मतलब लेते रहना तू। वो प्रिंसिपल थी तो उनकी बात को अब ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो उस समय छोटा भी था। तो ये सब सुन के फिर घर में भी बोला कि सबने कि डिग्री थोड़ा सा रहेगा तो क्या सपोर्ट रहेगा। तो मैंने बोला चलो बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, इस कॉलेज पास में जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब सोच लिया था मैंने उस समय। तो उस समय मेरे माइंड में ना धीरे धीरे प्लान बनना शुरू हो गया था कि अगर सीए को छोड़ना है और इस फील्ड में जाना है तो थोड़ा प्लानिंग शुरू हो गया था। और प्लानिंग ये था कि जो बीकॉम में एग्जाम होंगे वो लगभग बेसिक मेरे को पता है, क्योंकि 12th में जो आता है वो बीकॉम में आएगा। तो अब मैंने प्लान कर लिया था कि ये आंसर क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मैं इतना आंसर लिखूंगा तो पास हो जाऊंगा बिना पढ़े। तो उसके लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, तो आराम से मेरे को टाइम मिल सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस समय मेनली बीकॉम बस ऐसे ही था नाम का। मेनली उस समय मेन फोकस था आर्ट में। और बीकॉम हमने 3 साल की पूरी डिग्री थी, उसमें मेरे 3 दोस्त थे। हमने पूरे 3 साल में सिर्फ एक क्लास अटेंड किया, हमने 3 साल में सिर्फ एक क्लास गए थे और सिर्फ बाकी एग्जाम देने जाते थे। तो सिर्फ आर्ट का प्रैक्टिस था उस समय, 3 साल कंप्लीटली आर्ट को दिया था। तो वो उसी समय डिसाइड किया कि ये मज़ा भी आ रहा है
तो उस समय नए नए आर्टिस्टों को बारे में जानना भी शुरू किया, और इंटरनेशनल आर्टिस्टों को मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ शुरू से, तो वहाँ के आर्टिस्टों को देखना शुरू किया, तो वहाँ का वर्क बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते इसमें एक इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ बीकॉम के टाइम ही। यस। तो सर आपने आर्ट क्यों चूज़ करा? उसके बारे में आपको उस टाइम इतना था या ऐसे ही मज़े-मज़े में स्टार्ट करा एंड उसके बाद? नहीं, एक्चुअली क्या था कि आर्ट मैं बचपन से कर रहा हूँ। तो हुँ। स्कूल के टाइम जब मैं छोटा भी था, तो जब भी कोई कंपटीशन होता था स्कूल में, तो मैं पार्ट लेता था, और पापा भी सब बोलते थे कि इसमें पार्ट ले। ठीक है, वो उस समय कोई बच्चा प्रोफेशनल वो सब तो कुछ पता ही नहीं था, तो उस समय क्या मजा आता था कि चलो आर्ट आता है, पार्ट लेते हैं। अब जब कंपटीशन होता है स्कूल में और कोई पार्ट लेता है और उसमें कोई प्राइज आ जाता है, जैसे कोई मेरा प्राइज आता था, तो सबको अच्छा लगता था घर में, दोस्त भी थोड़ा सा बढ़ावा देते थे, यार तेरा तो प्राइज आया ऐसा, तो अच्छा लगता था। तो उस समय से आर्ट साथ में था। तो ट्वेल्थ के बाद क्या हुआ, जब मेरे को फील हुआ कि अब मैं सीए में जा रहा हूँ, ट्वेल्थ तक भी मैं आर्ट को छोड़ दिया था 1-2 साल के लिए, तो अचानक से मतलब ऐसा फील होने लगा कि ये कोई चीज थी जो मतलब मैं हमेशा करते आया था, और जिसमें मैं जीतता था कई बार आर्ट की वजह से मेरे को अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता था। आर्ट की वजह से ही स्कूल की तरफ कोई इंटर स्कूल कंपटीशन होता था या फिर इंटर स्टेट होता था, तो मेरे को जाने का मौका मिलता था। तो वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई उस समय, क्योंकि ट्वेल्थ तक तो क्या है, स्कूल जाना आना कॉलेज जाना आना था, तो उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम लोग अकेले हो गए ना, ट्वेल्थ के बाद अकेले हो गया हूँ, घर में रहना, दोस्तों से बातचीत कम, क्योंकि सब अपने अपने घर में अपना अपना काम में लग गए, तो उस अकेले में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने लग गया कि अब आर्ट नहीं है, आर्ट नहीं है, तो खाली खाली लगता था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसको अब कंटिन्यू करते हैं। और बहुत हिम्मत, एक दिन मतलब हिम्मत करके मैं घर में बोला कि मेरे को सीए नहीं करना है। और उस समय को याद है, मैं बहुत रोया था उस दिन, तो मम्मी के सामने बोला था, मैं अलग से रूम में मम्मी को बैठा के कि मैं, और समझाया था। मतलब एक चीज मेरे को अपना अच्छा लगता है कि मैं कुछ सोचता हूँ ना, उसको समझाता हूँ, सामने वाला मान जाता है उस चीज को। मैं माना हो कि नहीं पता नहीं, सामने वाला मान जाता है मेरी बात। तो मैं मम्मी को इस तरीके से समझाया था, ये शायद किसी को सुन के आइडिया मिल जाए, कि मैं उनको ऐसे समझाया कि देखो, अभी आसपास बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं, और अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीए बन चुके हैं, तो इसकी डिमांड अभी इतनी है, आगे चल के इतनी होगी, आगे चल के कम होगी, लेकिन आर्ट में कोई नहीं है, तो इसमें इसको बढ़ेगा, ऐसा करके समझा दिया मैं, तो मम्मी समझ गई मम्मी को लगा हाँ सही बोल रहा, अच्छा अच्छा बात बोल रही। तो फिर धीरे धीरे वहां से फिर स्टेप लेना शुरू किया मैं। और फिर क्या हुआ ना, अब मैं बोल तो दिया, मेरे को खुद को डर था, मैं सामने वाले को तो समझा दिया, लेकिन खुद को डर लगा हुआ था। तो लेकिन ये था कि अब बोल दिया है, तो मतलब अब मुकर नहीं सकते, ये सोच के फिर मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। फिर जैसे जैसे इम्प्रूव होता रहा आर्ट, उस समय भी मतलब फिक्स नहीं था कि मैं इसको करियर के तौर पे करूंगा, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूव होते रहा ना, तब एग्जीबिशन में जाने लगा, इधर उधर और जगह जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली जाने लगा। तब फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि फिर फिक्स हो गया कि इसी में ही रहना है। तो ये हुआ था। दैट्स ग्रेट सर। मतलब और उस टाइम से लेके अब तक वो जर्नी पे वो हमेशा याद रहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुए थे। हाँ ऐसे मम्मा को मना हाँ, के इसीलिए साइड मैं, में, क्योंकि मम्मा का ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है यार दिल में, तो हमेशा मम्मा को ही हाँ मनाया जाता है जनरली। पहले पापा से बात करने से पहले मम्मी को समझाओ, फिर पापा के पास जाओ, तो ये सब इसमें भी स्ट्रेटेजी है, यस सर, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। यस सर। सो सर आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस भी कर रखी हैं, अटेंड भी करी हो आप, रामवी सुतार सर से भी मिले हुए हैं। सो आपका एग्जीबिशंस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड स्पेशली जब आप सर से मिले तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए। सबसे एक चीज होती है ना कि जब मैंने पहला एग्जीबिशन अटेंड किया था, तो वहां की पेंटिंग को लगाने की फीस करीब 2000 रुपीज थी, सिर्फ पेंटिंग को लगाने की। उसके बाद फिर आने जाने का जो कॉस्ट होगा, जो वहां पे रहने का कॉस्ट होगा, सब खुद देना था। तो इससे क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मैं खुश था उसमें भी कि मेरे को मौका तो मिला कि पहली बार कहीं जा रहा हूँ। डर लग रहा था पहली बार मैं जब दिल्ली गया था, तो उस समय डर भी था, क्योंकि मैं अभी तक उस समय तक कभी कहीं ऐसे निकला नहीं था अकेले। तो और दिल्ली के साथ थोड़ा सा पुराना एक अच्छा रिलेशन नहीं था मेरा, क्योंकि बचपन में गया हूँ मैं घर वालों के साथ, तो वहाँ बचपन से एक मेमोरी जुड़ा हुआ था कि यहाँ पे सब अच्छा नहीं है, भीड़ भाड़ और जो लोगों का बिहेवियर कुछ होगा, बचपन का याद था एक। तो बहुत कुछ था जो मन में चल रहा था। तो लेकिन उस एग्जीबिशन को अटेंड करके बहुत एक अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग हैं जो आर्ट के बारे में एटलीस्ट बात तो करते हैं,
क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता था वहां पे बोलने वाला भी कोई नहीं था। मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई आर्ट इस टॉपिक के ऊपर कोई बोले। तो जब मैं वहां पे गया तो दो लोग रास्ते पे खड़े होकर नाश्ता कर रहे हैं और पेंटिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो मैं बस दूर से सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पता नहीं पहली बार लाइफ में मतलब मैं रास्ते पे किसी को आर्ट के बारे में बात करते हुए सुना। तो वो चीज एक दिमाग में बैठ गई। और यहाँ पे एक चीज होती है, अब उस एग्जीबिशन को अटेंड करके जब मैं वापस आया ना, तो अ, एक सर थे, वो बोले कि तू गया तो सही लेकिन देखना इसमें मतलब कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो वो चीज एक अजीब सी लगी कि बेनिफिट मतलब क्या, कि ये चाहते थे कि पेंटिंग सेल हो जाए, कि ये चाहते थे कि मतलब कुछ मॉनेटरी रिटर्न मिले, कि क्या सोच के ये ऐसा बोले कि तेरा कुछ बेनिफिट हो जाए। तो वो चीज एक तो दिमाग में अच्छी नहीं लगी मेरे को। फिर मेरे को समझ में आया कि थोड़ा माइंडसेट मतलब इंप्रूव करने का जरूरत है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं जाए तो पहला एग्जीबिशन जा रहे हैं या फिर कहीं पे शो अटेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या सोच के आते हैं कि कुछ सेल हो जाएगा, या कुछ मतलब हम लोग इतना खुद का इन्वेस्ट क्यों करें, हमको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए उसके बदले। तो वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं। बड़ी पिक्चर समझना जरूरी है कि हम लोग जाए, वहां पे जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ज्यादा आगे हेल्प करता है। तो उस समय थोड़ा अजीब सा भी लगता था, क्योंकि आसपास के लोग तो वही बोलते हैं ना कि गए तुम्हारा फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सब यही पूछते हैं कि तुम वो एग्जीबिशन में फिजिकल गए चीज तुम्हारा क्या फायदा क्या मिली हुआ, तुम्हें, फायदा क्या सर्टिफिकेट हुआ, उनको मिला हम नहीं समझा मिला। नहीं। यस सर। हाँ, उनको क्या है कि पैसा मिला ये दिखाओगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनका बस माइंडसेट यहीं तक अटका हुआ है। लेकिन उनको उस समय समझाते नहीं बना। लेकिन अभी धीरे धीरे जब चीजें अच्छी हो रही हैं तब फिर उनको समझाना भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर अभी सुन रहे होंगे इसको, तो ये चीज हमेशा मतलब याद रखना कि लोग पूछते हैं, उल्टा जवाब पूछते हैं कि इसका फायदा क्या है, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ। तो उस समय खुद के ऊपर डाउट आ जाता है कि यार सही बोल रहे हैं ये लोग, तो क्या फायदा पता नहीं। उनको उनको रिप्लाई देते नहीं बनता है। लेकिन मेन ये है कि चुप रहो उस समय, अपना काम करते रहो। फिर वो क्या बोलेंगे चले जाएंगे, उनके उस ताने के कारण स्किप मत करना अपना काम को। यस सर, एब्सोल्युटली। और जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं वहाँ सिमिलर माइंडसेट के लोग मिलते हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है हाँ, कि हाँ, इस चीज़ में सेम चीज़ जैसे आपने कही कि किसी को डेफिनेट सुना आर्ट के बारे में बोलते हुए। होता ही होगा। यस। हाँ। यस। एंड वहाँ पे आप हम्म। लोगों से मिलेंगे, फिर होता बाद ही होगा। में थ्रू इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे भी कनेक्ट होंगे लोगों से। सो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। एक वो उसी चीज़ का नेटवर्किंग मेन जरूरी होता है। है। यस यस। हाँ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं गए और आर्ट दिखा के आ गए, उतना तक सीमित नहीं है। हम लोग वहाँ गए, एक तो बाहर निकलने का एक्सपीरियंस मिला, एक तो दूसरे आर्टिस्टों से मिलने का एक्सपीरियंस मिला, एग्जीबिशंस में क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए उसका आइडिया समझ में आया, और क्या क्या नहीं करना है अगले बार से जब हम जाएंगे तो क्या क्या गलती नहीं करनी है, या किस तरीके से और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब पहली बार मैं पेंटिंग लगा के खड़ा हूँ, लोग पूछ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लेकिन वो चीज भी समझ आई कि अगले बार प्रिपेयर्ड रहना है। तो उससे जितना ऐसा ऐसा फायदा मिला जो दूसरे को बता नहीं सकते, लेकिन खुद को पता है कि उसका मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। यस यस, एब्सोल्युटली। और सर, आप रामवी सुतार सर से आपको अवार्ड भी मिला था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करिए। वो सिचुएशन एक्चुअली ऐसी थी कि मुझे पता नहीं था कि सर कौन है, क्योंकि मैं तो पहली बार निकला हूँ घर से, और पहली बार देखना शुरू किया कि ऐसे आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े और काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो मेरे को, जब तक मैं बंद था अपने वहां पे, तो कुछ नहीं पता था मेरे को। तब फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ये रामवी सुतार सर है, ये पद्म पद्म भूषण इनको मिला है, इतने इतने ज्यादा इनको सम्मान मिल चुका है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको। जब धीरे धीरे लोगों से पता चलना शुरू हुआ, तब फिर मुझे पता चला कि मैं इनसे अवार्ड लिया हूँ। नहीं तो अभी तक मुझे नॉर्मल लग रहा था वो। तो फिर मैं पेंटिंग के सामने खड़ा था, जो पेंटिंग मैंने वहां पे लगाई थी, तो वहां खड़ा था। तो सर राउंड पे थे, सर सबकी पेंटिंग देख रहे थे। तो सर जब मेरी पेंटिंग के सामने आए, तो वहां पे मैक्सिमम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगाया था, एब्स्ट्रैक्ट या फिर कोई स्कल्पचर टाइप का, या फिर कुछ मतलब कुछ डिफरेंट स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया था। रियलिज्म के ऊपर बहुत कम थे। तो अब वो टाइम भी ऐसा था जब हम नेट में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट इतने में सेल हो रहा है, तो ये सब बहुत अफवाह बात उठा हुआ था। तो सर आए और जब मेरा वर्क देखे तो वो धीरे से बस एक चीज बोले कि आजकल मतलब बहुत लोग चेंज कर लेते हैं दूसरे को देख के, तू चेंज मत करना। ये चीज वो बोले थे मेरे को, बहुत आराम से धीरे से कान के पास बोले थे कि तू चेंज मत करना। मैं बोला, मैं समझा उस चीज को कि सर मतलब कुछ सोच के बोले होंगे। तो ये
कुछ लेसन्स थे उनसे जो मेरे को मिले थे, जिसको मतलब मैं अभी तक फिक्स रखा हुआ हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मतलब मैंने सीखी थी। और ये भी लाइन मैंने एक बार शेयर भी किया था अभी यूट्यूब पे कि उनसे मैंने एक चीज सीखी थी कि अ, कभी भी स्टार्टिंग से ये मत सोचना कि अपने वर्क से कैसे अर्न करोगे। वो क्या करते थे, बताते थे कि पेंटिंग किसी को दे दी फ्री में, जिसको दी उसने अपने घर पे लगाई, उसके घर 4 लोग आए, उन 4 लोगों ने देखा उस पेंटिंग को, पूछा किसने बनाया, फिर उन 4 लोगों को पता चला, फिर ऐसे करते करते अपना प्रमोशन हो गया। ये सर ने बताया था। तो कभी भी स्टार्टिंग से ये मत लाना कि आपको कैसे रिटर्न मिलेगा चीज, आपको करते जाना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यस सर, एब्सोल्युटली। और ये सब माइंडसेट की बात है कि आप किस माइंडसेट से वहाँ पे जा रहे हैं एंड किस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। माइंडसेट अगेन सबसे सर, इंपॉर्टेंट है। यस सर, इसी से रिलेटेड कि लोगों को लगता है आर्ट में सिर्फ स्किल सेट ज़रूरी है, लेकिन स्किल सेट से पहले मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि माइंड सेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंडसेट उसके बारे में आप थोड़ा सा माइंडसेट हर एलैबोरेट चीज में करिए। इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट के यस बिना सर। कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके, बिकॉज सर आर्ट एक तो ये चीज़ है कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आर्ट को, और चीज़ों में वो कर भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि फैमिली पुश कर हम्म। देगी नहीं हो जाएगा, जैसे आपका था सीए हम्म। हो जाएगा बन जाएगा। सो उस टाइप से। तो खैर माइंडसेट तो ऐसा है कि जो हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या है माइंडसेट को डेवलप करने के लिए? हमेशा ऐसे लोगों को सुनो जो जीरो से ग्रो हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब वो किसी के भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। अक्सर क्या गलती करते हैं लोग कि या तो आसपास से पूछेंगे, अपने रिलेटिव से पूछेंगे, घर वालों से पूछेंगे, या किसी आर्टिस्ट से ही पूछेंगे। और वहां पे भी गलती होती है जब हम लोग ये गलती करते हैं कि अपने फील्ड के ही सिर्फ लोगों से सीमित रहें। अभी जो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ सिर्फ आर्टिस्टों से नहीं, कोई अगर बिजनेस पर्सन है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना नया स्टार्टअप कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, कोई सिंगिंग लाइन में उसका माइंडसेट क्या है, कोई डांसिंग है, डांसिंग में भी है, तो वो अपने आर्ट फॉर्म के बारे में उसका माइंडसेट कैसा है, वो सबको भी सीखना जरूरी है। तो उससे एक्चुअल माइंडसेट ग्रो होता है। अदरवाइज क्या होता है ना, अगर मान लो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मुझे आर्टिस्टों से ही बात करनी है, और कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो इस फील्ड में अच्छा नहीं कर रहा, मतलब पेंटिंग भले अच्छा कर रहा है लेकिन प्रोफेशन वाइज अच्छा नहीं कर रहा है, तो अगर हम उससे कुछ सलाह ले रहे हैं और उसने कुछ नेगेटिव बोल दिया या फिर कुछ बोल दिया कि इसमें तो ऐसा स्कोप नहीं है, तो हम लोग का दिमाग में बहुत ज्यादा बैठ जाती है बात, क्योंकि हमने उससे पूछा है जो इस फील्ड में है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ऐसे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहो जिन्होंने कुछ नया किया है। तो उस नए से जो उन्होंने सीखा उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी फील्ड के साथ जोड़ सकते हैं। यस सर, ये मैंने पहली बार सुना सर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग अपने ही फील्ड, आपने जैसे कहा कि आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट से ही पूछेगा, अगर कोई जॉब कर रहा है तो अपने सीनियर या आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछेगा। एब्सोल्युटली राइट सर। यस सर। सर, और आपने कोई रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर होकर कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करा आपने? रियल लाइफ से एक बार मैंने एक प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बनाया था पेंटिंग। उस टॉपिक के ऊपर बनाना ही मेरे को एक तो बहुत अजीब लग रहा था कि यार ये टॉपिक तो सोसाइटी में बहुत बहुत कम लोग सोचते हैं ये सब चीज के बारे में, और बना रहा हूँ मैं। तो उसको मैं बनाया था करीब, कितने साल हो गए, 6 साल से ज्यादा हो गए, मैं बहुत पहले बनाया था उसको मैं। तो वो एक रियल लाइफ से था, क्योंकि वो चीज के बारे में मैं सुनता था उस समय कि ये चीज होती है एक, कि कैसे एक फीमेल मजबूर हो जाती है इस रास्ते में जाने के लिए। तो वो चीज के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी मैंने। तो वो चीज मैंने शेयर भी किया था उस वक्त। तो एक ये थी एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड पेंटिंग, और ऐसी और भी पेंटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर थोड़ा सा अ, एक होता है ना कि किसी खूबसूरती को हम ऐड करते हैं, एक रियलिटी होती है, तो फिर वो खूबसूरती ऐड करने की कोशिश भी रहती थी मेरी हमेशा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मेरे को अट्रैक्शन होता था। तो ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगता है कि अभी तक याद है। अदरवाइज वैसे बहुत बनाया है, कुछ ना कुछ स्केचेस भी करता हूँ, तो मैं रियल लाइफ के हिसाब से सोच के कि उस समय ऐसा हुआ था। तो वो चीज तो एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से ही थी कि किसी स्टोरी को दिमाग में बैठा रखा है, उसी स्टोरी को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक पेंटिंग थी जो मुझे याद है, और भी बनाई होगी बहुत सारी, मैंने फेंक भी दी है या फिर पड़ी हुई है, ऐसा हुआ है।
तो सर अभी आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? कोई प्लान्स आप अभी हमारे से शेयर फिलहाल एक करेंगे? पेंटिंग बना रहा हूँ मैं। अभी ओके। एक पेंटिंग बना रहा हूँ मैं, लेकिन वो स्केच स्केच वाली पेंटिंग, मतलब एकदम रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ। तो मोनोक्रोम के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, मोनोक्रोम ऑयल पेंटिंग के ऊपर। सर तो आप इन पेंटिंग्स को किस तरह से प्लान करते हैं? लाइक पहले आप स्केचेस वगैरह बना के या डायरेक्ट अप्रोच से? थोड़ा सा उसके बारे में शेयर डिपेंड करता है, दोनों चीज करता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, स्केचेस करता हूँ मैं। मान लो अगर पेंटिंग बड़ी है, बहुत साइज में बड़ी है, और लग रहा है कि इसमें चेंजेस करने चाहिए, या फिर थोड़े ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, मान लो कोई ह्यूमन फिगर है, या फिर कोई ज़्यादा ही एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तो उसको मैं प्लान करता हूँ। और अगर कोई बेसिक हो, जैसे मान लो कोई स्टिल लाइफ बना रहे हैं, या फिर कोई बेसिक सा लैंडस्केप बना रहे हैं, तो मैं उसको फिर डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पता रहता है कि ये ऐसा बनने के बाद ऐसा ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों ही अप्रोच रहती है, डिपेंड्स कि सब्जेक्ट क्या है। ओके। और सर आप सब्जेक्ट किस टाइप से चूज़ करते हैं? सब्जेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को वही अच्छा लगता है जो मतलब रियल लाइफ में हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, या तो हमें रेफरेंस मिल जाती है ऑनलाइन, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर अभी कुछ एक दो सालों से ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, वहां पे कुछ सीन दिखता है, तो उसकी इमेज में लेता हूँ। क्योंकि अभी ज्यादातर मैं स्केचेस ही बना रहा हूँ। अगर अपने इंस्टाग्राम भी देखोगे तो पीछे पीछे के कुछ पोस्ट देखोगे, तो वहां पे स्केचेस ज्यादा आ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी जो डालता हूँ मैं, स्केचेस ज्यादा आ रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्केचेस बनाने में ना बहुत मतलब अलग से इंटरेस्ट आ रहा है अभी आजकल मेरे को, अभी के टाइम में। क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, प्लस हम लोग जो चाह रहे हैं, जो सीन हमने देखा वो अभी फ्रेश है। मान लो आज सुबह मैंने एक सीन देखा, उसकी इमेज ली, तो वो सीन फ्रेश है अभी, तो उसी को आजकल में स्केच कर दे जल्दी जल्दी, तो वो फ्रेशनेस के साथ खत्म हो जाता है। तो इसलिए मजा आ रहा है उसमें, तो अभी स्केचेस चल रहे हैं खाली। यस यस एब्सोल्युटली। और स्केच थोड़ा सा मतलब इजी भी हो जाता है अगर आपको ऑन द स्पॉट भी करना है, रादर देन ऑयल के लिए सब कुछ लेके जाना, वो थोड़ा सा काम वाली चीज़ हो जाती है। स्केच वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी जल्दी जल्दी हो जाता है। ऑन द स्पॉट भी ज्यादा है, और मजा भी आता है उसमें। क्या है, फास्ट रहता है, तो जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करो, वो चीज मजा आती है। यस यस। सो सर जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है उसके क्या ट्रेड्स होते हैं बेसिकली, और कौन सी चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट होती है? ट्रेड्स अगर देखें तो कुछ कुछ चीज मुझे लगता है। एक तो ये है कि आ, एक होता है ना, जैसे कुछ बोल दिया तो उससे उसको करना ही है। एक ये वाली चीज होती है कि एक, तो ये हमेशा बचपन से दिखती है। जैसे कि बचपन में ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग आर्ट के फील्ड के लिए कुछ करें। ऐसा होता है जो हमने बचपन से आदतें पाल रखी हैं, वही आदत की वजह से हम लोग किसी भी फील्ड में जा पाते हैं। अगर मैंने सीए भी चूज किया था, तो मुझे फील होता है कि मैं उसको कर लेता, क्योंकि मेरा हैबिट वैसा था कि अगर मेरे को फिक्स है कि मेरे को अगर इसमें डिसिप्लिन के साथ 18 घंटे पढ़ना है, तो वो फिक्स है। तो उसके बाद कोई भी आके कुछ भी बोले, वो फिक्स रहेगा कि वो करना ही है। तो वो ये एक चीज है कि आपने जो बोल दिया उसको आपको करना है। और ये बचपन से, जब मैं बचपन में क्रिकेट भी खेलने जा रहा हूँ, बोल दिया कि आज खेलेंगे, तो मतलब मैं वहां रहूंगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से, कि आपने किसी को अगर बोला है कि हम ये चीज करेंगे, या फिर इस चीज के लिए हम लोग को कुछ करना है, तो वो एक चीज रहनी चाहिए। और एक चीज ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबके अंदर होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी गलती हुई, मेरे वजह से हुई। और ये हर हर जगह होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आर्ट में जा रहे हो तो ही होनी चाहिए, आपको लाइफ का हर एक काम में, कि ये गलती हुई तो मेरे कारण हुई, किसी टीम ने ठीक से काम नहीं किया तो मेरे वजह से नहीं किया। वरना क्या होता है, हम लोग उल्टा करते हैं कि इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ। और वो चीज आगे बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ जाती है ना, हम लोग की आदत पड़ जाती है। फिर हम लोग हर चीज में किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहरा के इजीली निकल जाते हैं वहां से। अगर मान लो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, इतना आदत पड़ा हुआ है कि मान लो यहाँ पे भूकंप भी आ गया ना, तो फील होगा अरे मेरे वैसा लगता है। तो ऐसा होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है, बहुत ज्यादा। सर और क्या हो सकता है, लाइक कंटिन्यूस वर्क मे बी? कंटिन्यूस वर्क तो है, लेकिन कंटिन्यूस तो वर्क टूटता ही है, वो फ्लो टूटेगा ही। यस मतलब यस। कि ये सारी चीजें जो है ना, ये स्कूल के टाइम से जो हैबिट्स बन रखी हैं, या फिर आगे चल के आपको अगर इस चीज में जाना है, तो आपको ये सब हैबिट्स छोटी छोटी बनानी पड़ेगी। और एक माइंडसेट होता है कि हम लोग डीपली नहीं समझते
कि हम लोग को किसी सिचुएशन से क्या मिला। मतलब जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, वो जैसे लोग पूछते थे कि इसके बदले फायदा क्या हुआ, वो जैसे एग्जांपल था ना, वो चीज उस जगह पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आप अंदर से देख रहे होगे कि मुझे क्या मिला। तो डीपली हम लोग समझ जाते हैं जब चीज को, तो हम लोग को हर चीज में बेनिफिट दिखता है, तो फिर हम लोग इजीली कंटिन्यू कर जाते हैं। यस। जैसे कि मान लो अगर मैं इस चीज में कुछ कर रहा हूँ, आर्ट की फील्ड हो या किसी भी फील्ड में कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ स्टेप मैंने लिए या फिर मैंने कुछ ट्राई किया, जैसे यूट्यूब चैनल में मैंने जब शुरू किया था तो बहुत लोग बोले कि यार सिर्फ बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा, कुछ मतलब ऐसा डाल वैसा डाल। तो वो क्या था, उस समय देख रहे थे कि क्या कर रहा हूं मैं, अंदर मेरे को पता था कि मैं किस तरीके से करना चाह रहा हूँ और कब तक करूंगा तो इसका रिजल्ट दिखेगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। तो हम लोग को क्या है कि एक तो खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। वो वैसे इजी नहीं है, शुरू से नहीं होता है, क्योंकि सब डिमोटिवेट करते हैं तो फिर बिलीव टूटता है धीरे धीरे। लेकिन खुद के बारे में, और सबसे चीज जो मतलब टॉप वन में अगर बोले कि सबसे नंबर वन क्वालिटी क्या है, तो वो है सेल्फ लव। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब अपने आप से प्यार करते हो तो किसी भी फील्ड में आप जाओ ना, आप कर लोगे, किसी भी फील्ड में, क्योंकि वहां पे लगता है मैं हूं, मैं कर सकता हूँ, ऐसा फील होता है फिर। यस यस। सेल्फ लव एक सबसे एब्सोल्युटली। बेस्ट। तो सर अभी आप कितने ईयर से प्रोफेशनली आर्ट में काम कर रहे हैं? प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो करीब अराउंड 6 इयर्स के आसपास हो चुके हैं, 6+। जब मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस लेना, धीरे धीरे ग्रो करते करते तो सब। सो तो आपको कैसे लगता है कि आप कैसे इवॉल्व हुए हैं उस टाइम में, एंड लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए इवॉल्व होने के लिए, बिकॉज लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेफिनेटली वो तो है। और एक्चुअली जैसे अ, एक चीज हुआ कि पहली बार जब मैंने क्लास लेना शुरू किया, ठीक है, तो उस समय जो मेरा बैकग्राउंड रहा था, फॉर एग्जांपल 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो अब मैं जिस जहाँ पे रहता था वो बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटा सा एरिया था। तो किसी छोटे एरिया में कुछ भी बात होती है ना तो तुरंत सबको पता चल जाती है। तो वो 12th में अच्छे मार्क आना अच्छा चीज था, लेकिन वो मेरे लिए नेगेटिव बन गया, क्योंकि उसको तोड़ के कुछ और करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है। तो एक चीज ये, अब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं, अब मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी फैमिली में क्या होता है, बच्चा सीए बनेगा, बच्चा बिजनेस संभालेगा, या बच्चा कुछ कुछ ऐसा करेगा जो मतलब फैमिली सोच रखी होती है फाइनेंस में या फिर ऐसा कुछ। तो अब जिस टाइप के मेरे पेरेंट, मतलब पेरेंट्स तो उतने नहीं, पेरेंट्स ने तो पापा ने सपोर्ट किया था, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स जो थे या फिर जो रिलेटिव्स थे, वो एक्स्ट्रा ही चीज सोचते थे मेरे बारे में कि तू ये चीज में जा, तू इसको कर, तू बैंकिंग में जा। मतलब उन्होंने कुछ सोच रखा था कि ये फील्ड होती है, इसमें बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती है, और वो इसलिए नहीं कि तू करना चाहता है, इसलिए कि तू करेगा तो हम लोग की फैमिली की इज्जत बढ़ेगी। तो ऐसा बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रेशर डाल दिया था। तो उस समय क्या है, थोड़ा सा मेरा आना जाना कम हो गया था ग्रैंड पेरेंट्स के घर में, और रिलेटिव से बातचीत करना मैं कम कर दिया था कि यार उल्टा बात बोलते हो ये लोग की बात नहीं सुननी है। तो एक स्ट्रेस हो गया था, उनसे बात करो मतलब टेंशन पालना। तो मैंने बात करना कम कर दिया। तो जब बात करना कम किया ना, तब मैंने शुरू किया कि मैं अब क्लासेस भी लूंगा। अब जब मैंने क्लासेस लेना एक बार शुरू कर दिया, तो एक बार माइंड में आया कि वो लोग को पता चलेगा तो वो लोग कुछ बोलेंगे, वो लोग उनको पता चलेगा तो वो लोग सुनाएंगे कि तू कहाँ क्या कर रहा था, अभी तू कुछ और क्या कर रहा है अभी। तो बच्चा भी बहुत ज्यादा अपने अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब जब पेरेंट्स इस टाइप से सोच लेते हैं ना कि तू सीए करेगा या तू डॉक्टर बनेगा, तू ऐसा कुछ करेगा, तो बच्चा अगर कुछ अलग करना चाहता है तो वो खुद को अपने अपने अंदर डाउट ले आता है कि यार ये ऐसा कुछ सोच रहा है, मैं भी छोटा सा क्लास लूंगा, 4 बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है। तो वो ना अपने आप में वो छोड़ देता है, बोलता है कि नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पे मेन पॉइंट आता है, यहीं पे मेन स्टेप आता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रगल है कि आप कैसे उनको अवॉइड करोगे, कैसे नए नए तरीके निकालोगे, कैसे कुछ ना कुछ करोगे ताकि अपना काम कंटिन्यू कर सको किसी भी हाल में। तो वो क्लास मैंने उस समय शुरू किया कुछ बच्चों को सिखाने से। तो हालांकि उस समय अर्निंग का प्रॉब्लम नहीं था, अर्निंग के हिसाब से मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन ये चीज की खुशी है उस समय कि शुरू किया था, स्टेप लिया। उस समय अगर डरता कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तो फिर वो शुरू ही नहीं होती।
फिर जैसे ही एक बार शुरू कर दिया तो फिर मन में बैठा लिया था कि अब कोई कुछ भी बोलते रहे। थोड़ा सा जिद्दी, उस समय बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप का फील हो गया था मेरे अंदर कि अब कुछ भी करना कर लो, ऐसा वाला मतलब आने लग गया था। सुन सुन के फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, तो अब ऐसा लगता था कि अब कुछ भी बोलते रहो, मैं नहीं सुनूंगा टाइप। तो फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई। तो अभी जिस तरीके से अभी इतने साल गुजरे हैं, तो बहुत अच्छी रही है जर्नी। स्ट्रगल रहे, टेंशन रही, लेकिन अभी पास्ट को याद करने से अच्छा लगता है कि हाँ उस समय मैंने स्टेप लिया था। जैसे लेकिन उस स्ट्रगल में भी आदमी बहुत क्रिएटिव हो जाता है, अवॉइड करने के लिए भी ना अलग अलग तरीके ढूंढना। बिल्कुल है। यस सर। वो तो भाई वो सर है ही यस वो। सर। हम लोग क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, सीधा रास्ता चल रहा है, पत्थर आ रहे हैं, हम लोग को दिमाग लगाना है कि बच के कैसे जाना है, इस बजाय इसके कि हम लोग रास्ता बदलें। एब्सोल्युटली सर। और थोड़ा कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने में वो थोड़ी हेल्प भी हो जाती है कि आउटसाइड बहुत वर्ल्ड को ज्यादा, कैसे बहुत फेस ज्यादा, करना है। यस सर। बहुत ज्यादा। तो सर जैसे अभी आप एक फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हो एंड एनी टिप्स फॉर फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट, और क्या क्या चीज़ें उनको दिमाग में रखनी चाहिए ये काम करते हैं? अ, खैर अभी तो मैं उतनी ज्यादा फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जब अभी से 3 साल पहले तक तो मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत काम करता था। अभी तो क्या है कि टीम हो गई है, तो बहुत सारे काम मैं डेलीगेट कर देता हूँ। मान लो कोई कमीशन वर्क आता भी है, तो कुछ मतलब आर्टिस्टों के साथ मेरा कनेक्शन है, तो मैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत जब किया था, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना इमेज कैसे अच्छा करो और अपना नेटवर्क कैसे बनाओ। एक चीज कही जाती है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैक्सिमम क्या बोलते हैं लोग कि आ, मैंने स्टार्ट तो किया, अब इसके बदले जो क्लाइंट है वो मना कर रहा है, पैसे कम दे रहा है, या ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। हम लोग हमेशा फोकस्ड रहते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। आने वाले टाइम के हम लोग क्या है कि ना, उसी पॉइंट को देखते हैं कि अभी के पॉइंट में क्या हो रहा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल बाद इसको हम लोग अगर ग्रो करें तो कैसा सिचुएशन होगा। तो जो भी अगर फ्रीलांसिंग कर रहा है, मान लो अगर कोई ऑनलाइन कोई लोगो डिजाइन करता है, तो वो ऑनलाइन अगर कस्टमर ले रहा है, या फिर ऑनलाइन हम लोग अगर मान लो क्लासेस भी दे रहे हैं, या फिर ऑनलाइन हम लोग कमीशन वर्क कोई लेना शुरू कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाओ। कि कस्टमर आपको सिर्फ पैसा नहीं कि किसी को पेंटिंग दी, बनाने बना दिया, खत्म हो गया बात। उसके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो अगर पूछ रहा है कि इतने टाइम में बनेगी, उसको पहले से बताओ कि इतने समय में इतना काम हो जाएगा। उसको उसके बोलने से पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि इतना काम हो चुका है, इतना काम बचा है, ये सारी चीजें। यस। आपका आई थिंक थोड़ी सी वीडियो सीरियसनेस, पॉज हो गया यस था। तो। तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आगे का सोच के काम करें, कि इसके साथ बॉन्डिंग बनेगी तो ये आगे चल के दूसरे लोगों को रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि इससे कितना मुझे मिलेगा, ये कि हम लोग इसको और कितना दे सकते हैं। अपने तरफ से जितना अच्छा सर्विस दोगे, अपनी तरफ से जितना अच्छा काम रखोगे, तो वो चीज हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी आती है अपने काम को बढ़ाने को लेके। आपने काम लिया उससे, आपने काम किया, उसको दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने काम लिया तो उसकी रिकॉर्डिंग रखो। आप वर्क बना रहे हो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको संभाल के रखो। आ, उसके साथ क्या बातचीत हुई, उन सब का रिकॉर्ड, उसका डाटा रखो। उसको किस तरीके से, अगर कस्टमर को बहुत अच्छा लग गया, तो आप बोल सकते हो उनके किसी फैमिली मेंबर को कि इनका रिकॉर्डिंग प्लीज बना देना, इनकी वीडियो बना के मुझे सेंड कर देना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उस समय बात कैसे करना है, वो चीज़ भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग किस, अगर प्यार से कस्टमर से बात करोगे तो वो वीडियो के लिए भी रेडी हो जाएगा वो। तो फिर वो वीडियो हेल्प करती है और अपने फ्रीलांसिंग के काम को बढ़ाने में। तो डिपेंड करता है कि आपका काम एक बार शुरू हो गया, पहला कस्टमर आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आपने अपने काम को कैसे ग्रो किया, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना कितना क्रिएटिव दिमाग लगा रहे हो उसको इम्प्रूव करने में। यस सर। सो आर्ट मतलब जो स्पेशली जो फ्रीलांसिंग वाले हैं उनके लिए सिर्फ आर्ट वर्क क्रिएट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अपनी मार्केटिंग करना, फिर कस्टमर के बिल्कुल साथ बिल्कुल, कैसा उसको बिहेवियर है। ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ेगा। हाँ, यस अगर यस ऐसा है कि आपको सिर्फ एक बार मजा आ रहा है, आपको सिर्फ आपको एक बार बना के देना है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर प्रोफेशनली करना है, तो फिर पूरा पिक्चर समझना पड़ता है। यस सर। यस, तभी फिर वो जैसे लॉन्गर रन में अगर, हेल्प करता है। हाँ डेफिनेटली, अब अगर कोई हीरो है, मान लो कोई पिक्चर में कोई एक्टर हीरो बन रहा है, मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो सिर्फ एक्टिंग आएगी, वो एक पार्ट है। लेकिन उस एक्टिंग के आने के बाद उसको डांसिंग भी आ रही है, तो और अच्छी बात है।
अगर वो कहीं पे जा रहा है और लोगों के सामने उसको इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, तो उस इंटरव्यू में उसकी जो सोच है वो कैसी, उसमें वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक और वो प्लस पॉइंट है। तो ऐसे कर करके ना, ये एक्स्ट्रा स्किल्स जो होते हैं, जो बाकी स्किल्स होते हैं, उसके ऊपर भी काम करना इंपॉर्टेंट है। यस यस एब्सोल्युटली। तो सर आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? सीजर सेंटोस। क्यों सर, एनी रीजन? सीजर सेंटोस इसलिए क्योंकि एक तो उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ। मतलब वो जिस तरीके से बोलते हैं या जिस तरीके से नेचर के बारे में बताते हैं, तो वो चीज बहुत कनेक्टेड लगती है कि हाँ मैं भी तो ऐसे ही सोचता हूँ बहुत ज्यादा। तो वो एक्चुअल में डीप फीलिंग होती है। ऊपर से वो ड्राइंग के ऊपर बहुत बात करते हैं, ड्राइंग के ऊपर कि स्ट्रक्चर को समझो, बेस बेस का इंपॉर्टेंस क्या है। और वो चीज हमेशा से मेरे दिमाग में रही है, क्योंकि ड्राइंग प्रिंसिपल्स बेस, जहां भी मैंने सुना है, जितने भी आर्टिस्टों को फॉलो किया है, सबने बोला है, पास्ट के भी आर्टिस्ट को देखें, सबने ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो सीजर सेंटोस उन पहले व्यक्ति में से एक थे जिनको मैं देखना शुरू किया था, और वो ये सब चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। तो इसलिए एक बॉन्डिंग बन गया, ऊपर से प्लस उनका वर्क का क्वालिटी तो है ही, वो तो यस डेफिनेटली है। सर। तो सर एंड कोई बुक रिकमेंडेशन आपकी स्टूडेंट्स के लिए? बुक तो मैं वंशिका, मैं उतनी पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा। बुक पढ़ना ही मेरे को सर दर्द लगता है। हालांकि मैं बुक मंगाते रहता हूँ। तो एक बुक अच्छी लगी थी मेरे को, मिशेल बाला की एक बुक है लैंडस्केप पेंटिंग के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छी लगी थी। और एक बुक आधी पढ़ी थी मैंने, द पेंटर इन ऑयल करके, तो वो बुक अच्छी है। लेकिन वही है कि थोड़ी सी बोरिंग टाइप की बुक है, क्योंकि बस लिखा हुआ है, भर भर के लिखा गया है उसमें, ना फोटो है ना कलरफुल बुक है, लेकिन जानकारी अच्छी है अंदर में। यस सर। एनी लास्ट थॉट दैट आप ऑडियंस के साथ छोड़ना चाहेंगे इन द एंड? ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट मैसेज। यस। अब डिपेंड करता है कौन सी ऑडियंस सुन रही है। अगर आप सीरियस वाले ऑडियंस हो, जो प्रोफेशनली जाना चाहते हो इस फील्ड में, तो फिर एक चीज तो हमेशा क्लियर रखो कि स्कोप है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप है। दूसरी चीज ये मत देखो आस पास में किसी ने नहीं किया तो हम डाउट में चले जाते हैं स्कोप है कि नहीं। ये देखो कि पूरी दुनिया में किसी ने किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो क्लियरली समझ आ रहा है कि स्कोप है। तो इस चीज़ को हमेशा अपना गोल बनाओ, इस चीज़ को हमेशा अपना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ आसपास के लोगों को मत देखना कि स्कोप है कि नहीं है। ये चीज समझने के लिए, अगर पूरी दुनिया में इस फील्ड में कोई कर रहा है सक्सेसफुली काम, तो इससे क्लियरली समझ आता है कि स्कोप है। अब एक बार जब आपको समझ में आ गया कि इसमें स्कोप है, मतलब क्या हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब एक बार समझ में आ गया कि स्कोप है, तो उसके बाद फिर बार बार नहीं पूछना सबसे कि स्कोप है कि नहीं है। लोग क्या करते हैं, पूछते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। किसी ने बोला स्कोप है तो मोटिवेट हो जाएंगे, फिर किसी ने बोल दिया नहीं है तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर किसी ने बोल दिया है तो फिर मोटिवेट हो जाते हैं। घूमते रहते हैं इधर उधर उधर उधर। कंफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको सबसे कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि इस फील्ड में बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो अब ये देखो कि आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकते हो। बार बार पूछते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। सबसे पूछो, जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे उतना ज्यादा आपका ही ग्रोथ रुकेगा। तो इसलिए एक बार फिक्स कर लो कि इसमें स्कोप है कि नहीं है। पता चल गया है तो फिर काम करते रहो, उसमें जो जो चीज लग सकता है, जहां पे जो भी सीख सकते हो। भले वो आर्ट के अलावा भी अगर कोई सॉफ्ट स्किल सीखनी पड़ रही है, कम्युनिकेशन सीखना पड़ रहा है, उसको सीखो। वेब डिजाइनिंग सीखना पड़ रहा है, वो सीखो। टीम कैसे बनाते हैं वो सब सीखना पड़ रहा है, वो भी सीखो। जो सीख सकते हो सीखो, जो आपको फील्ड में काम दे। ये बहुत यस आई इंपॉर्टेंट है। थिंक सर हम वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि और कोई बहुत हमें ज्यादा, बोल दे। बहुत ज्यादा। यस सर। सो थैंक यू सो मच सर। आई होप लिसनर्स के बहुत सारे क्लियर हो गए, एंड अगर 10% भी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे देन आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उनके लाइफ में। उनको आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। आप लोगों को बहुत ज्यादा आगे जाना है अभी, जो भी सुन रहे यस हो। बहुत यस इंपॉर्टेंट है। यस यस। थैंक यू सर।
ऑलराइट एवरीबॉडी, आई होप आपने ये एपिसोड एंजॉय करा हो। मैंने रेयांश राहुल के सर के साथ, जैसे मैंने बताया, पहले भी शूट कर रखा है। सो उनके साथ शूट करने में हमेशा बहुत मज़ा आता है। बहुत एक्सपीरियंस वो अपने शेयर करते हैं पर्सनल लाइफ से, रियलिस्टिक चीज़, जिससे आपको लगता है कि हाँ, जो मेरा गोल है वो अचीवेबल है। तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं रेयांश राहुल सर को यहाँ पे देना चाहूँगी एट लास्ट, कि मैंने आर्ट एज अ रियलिस्टिक करियर पहले मुझे नहीं लगता था, मैं लेकिन रेयांश राहुल सर को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। एंड जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, एंड ही मेड मी रियलाइज़ कि आर्ट एक रियलिस्टिक करियर है और मैं इसको सच में ऑप्ट कर सकती हूँ, रादर देन गोइंग फॉर फैशन डिज़ाइनिंग या फिर कोई और कोर्स, लॉ की तरफ जाना या डॉक्टर, इंजीनियर, मेन स्ट्रीम जो प्रोफेशंस होते हैं, उनके अलावा आर्ट में भी मैं अपने लिए करियर बना सकती हूँ अगर मैं बिलीव हो और मैं कंटिन्यूस वर्क करना चाहूँ इस फील्ड की तरफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो ये एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।